हेलो गाइस, आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है हमारा। आज मेरा फर्स्ट वीडियो आ रहा है जिसमें मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा स्टील स्ट्रक्चर का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फॉर वाचिंग मोर वीडियो लाइक दिस। सो स्टार्ट्स। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। तो हमें पहले इसमें पढ़ना है स्टील के बारे में। स्टील के अलग अलग सेक्शन का इसमें हम डिस्कशन करेंगे। अलग अलग सेक्शन में आते हैं जैसे कि चैनल सेक्शन हो गया हमारा। उसके अलावा और भी कई तरह के होंगे, जैसे चैनल सेक्शन है, आई सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, टी सेक्शन है। तो ये अलग अलग सेक्शंस देखेंगे इसमें। इसके बाद लोड्स कितने तरह के होते हैं यहाँ पे आज हम यहाँ तक करेंगे इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट थिंग इज कि कॉमन स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर फर्स्टली होता क्या है? स्टील स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स जैसे ब्रिज, कॉलम या कोई सा भी स्ट्रक्चर, वाटर टैंक, जो कि स्टील से बन रहा है, दैट्स कॉल्ड स्टील स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल दे रखे हैं जैसे रूफ ट्रस फॉर फैक्ट्री। फैक्ट्री में हम रूफ ट्रस होता है हमारा स्टील का बना हुआ। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ट्रस, बैंड, क्रेन, गर्डर, कॉलम, ये सब होंगे। बस स्टैंड पे जाते हैं तो रूफ ट्रस, कॉलम, कवर, प्लेटफार्म, ये सब दिखेगा। अगर आप स्टेडियम में जा रहे हैं तो सिंगल लेयर, डबल लेयर का डोम्स दिखेगा आपको। रेलवे रोड पे प्लेट गर्डर दिखेगा। और इलेक्ट्रिकल पावर में ट्रांसमिशन टावर, वाटर टैंक, चिमनी, ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर के। अच्छा, स्टील स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है? सो फर्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि यूनिट वेट। सबसे पहली चीज, यूनिट वेट होता क्या है, यानी कि डेंसिटी। ये मतलब कम स्पेस लेगा बट इसका मास बहुत हाई होगा, इसलिए कम स्पेस में इसका मास हाई है और ये ज़्यादा स्ट्रेंथ ले लेता है। अगर हम एक कंक्रीट का पिलर बना रहे हैं और एक तरफ हम अगर स्टील का अपना पिलर रख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा स्टील का पिलर ज़्यादा अच्छा होगा उसी सेम साइज में। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा यूनिट वेट है, मतलब इसका यूनिट वेट ज़्यादा होता है, हाई स्ट्रेंथ देता है यूनिट मास के अकॉर्डिंग। सेकेंड थिंग होता है कि इट हैज़ एश्योर्ड क्वालिटी एंड हाई ड्यूरेबिलिटी। इसकी वजह से क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को एश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ, क्योंकि ये जो है हमारा स्टील कहाँ पे बनता है, फैक्ट्री में, तो बेसिकली वहाँ बिल्कुल एक सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिस वजह से हमें क्वालिटी की गारंटी होती है, एश्योरेंस होता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत मेन चीज़ है। अब कोई सा भी चीज़ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये फैक्ट्रीज में बनती है तो ये पर फैब्रिकेटेड होती है, वर्कशॉप से डायरेक्ट साइट पे हमें मिलती है। हमें साइट पे नहीं बनाना, हमें जैसे कंक्रीट का अगर पिलर ढालना है तो वही साइट पे भी इन सितु भी काम चलता है। बट यहाँ पे क्या है, हमें बना बनाया वर्कशॉप से मिल रहा है, हमें सिर्फ ऑर्डर देना है। तो इसलिए यहाँ पे टाइम का हमारा काफ़ी सेविंग होगा, लॉट ऑफ सेविंग इन कंस्ट्रक्शन टाइम। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि हमें स्टील स्ट्रक्चर कैन बी स्ट्रेंथन। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वेल्डिंग के कारण, क्योंकि जब हम इसमें वेल्डिंग कर देते हैं तो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। पांचवा पॉइंट कहता है कि बोल्ट कनेक्शन हम देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए कल को मान के चलते हैं एक ब्रिज है जो कि 50 साल उसके पूरे हो गए, अब एक्सपायरी डेट पे आ चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका बोल्ट जो है, अगर वो बोल्ट जॉइंट वहाँ पे दिया है तो उसका बोल्ट खोलेंगे और उसे वापस से स्क्रैप में वो जा सकता है। तो ये एक तरह से हमें इजीली, क्विकली हम ट्रांसपोर्ट और डिसमेंटल कर सकते हैं, ये हमें देता है, बोल्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ये इसका एक और एडवांटेज है। छठा है कि जॉइंट आर टेकन केयर। यहाँ पे जॉइंट्स का खास ध्यान रखा जाता है, जैसे वाटर एंड गैस रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है ये, हैंस कैन बी यूज फॉर मेकिंग वाटर टैंक। इसीलिए हम यहाँ पे वाटर टैंक को बनाने में इसे यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ से गैस और पानी की जो लीकेज है वो बहुत कम चांस है कि वहाँ से लीक हो, क्योंकि ये एक स्टील स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई इसे हम वाटर टैंक के लिए यूज करते हैं। अगला मटेरियल जो है रियूजेबल है। आपका डिसमेंटल हो गया ब्रिज, अब आप क्या कीजिए, उसे स्क्रैप में बेच दिए और फिर उसका क्या होगा, उसे पिघला के वापस से रीयूज में दूसरा चीज में यूज हो जाएगा। अगला इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो देखिए पहला तो है कि ये कोरोजन है, इसमें लगने का डर। दूसरा, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है। अब
वही पिलर है आपका डला हुआ कई साल से, रेलवे ब्रिज पे कोई पिलर है डाल रखा आपने, अब उसे हर कुछ टाइम बाद पेंट करते रहिए, तो ये चीज़ है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, वरना वो क्या होगा, कोरोजन लग जाएगा, तो वही पेंटिंग करनी पड़ती है, जिस वजह से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। तीसरा चीज़ है कि स्टील मेंबर आर कॉस्टली, यहाँ पे स्टील मेंबर्स जो आप मंगाते हैं कंपेरेटिवली अदर मेंबर ये ज़्यादा महंगा पड़ता है आपका, ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्टील, कितने तरह के स्टील होते हैं, तो पहला है हमारा स्टील। पहली बात होता क्या है, तो स्टील क्या है, एक एलॉय है जो कि आयरन और कार्बन को मिला के बनाया जाता है, और कुछ मात्रा में हम अलग एजेंट्स भी मिलाते हैं, जैसे मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, क्रोम, निकल, कॉपर। ये क्यों मिलाते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी अचीव करने के लिए, ठीक है, जिससे हमें वैरायटी ऑफ स्टील मिल सके। अब जनरली केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, इनके इफेक्ट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमने कहा ना, कॉपर का क्या इफेक्ट होता है, मैग्नीज का क्या होता है, ये अभी इन 4 पॉइंट में दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम पहले पॉइंट पे जा रहे हैं, तो अगर हम क्वांटिटी कार्बन और मैग्नीज की बढ़ाते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ पे क्या असर होगा, वो बढ़ेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड प्रॉपर्टीज बट लोअर डक्टिलिटी, लेकिन उसका क्या होगा, डक्टिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। हमारा स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है टेंसाइल, बट डक्टिलिटी कम हो रहा है, तो इसलिए डक्टिलिटी कम होने से हमारा वेल्डिंग करने में हमें काफ़ी दिक्कत होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर हम सल्फर बढ़ा देते हैं और फॉस्फोरस, तब क्या होगा, तो अगर हम 0.06%, क्योंकि इतना दिया जाता है सल्फर, बट इससे ज़्यादा अगर हम दे रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा मटेरियल जो स्टील है वो ब्रिटलनेस हो जाएगा, ठीक है, और अफेक्ट करेगा उसके वेल्डेबिलिटी को, यानी वही वेल्डिंग करने में दिक्कत होगा। और फैटिग स्ट्रेंथ, यानी डायरेक्ट बार बार जब इम्पैक्ट, पहली बात फैटिग क्या होता है, फैटिग स्ट्रेंथ बार बार जब उस पर लोड पड़ रहा है उसकी वजह से जो उस पर क्रैक आएगा उसे हम कहेंगे फैटिग स्ट्रेंथ, ठीक है, तो एक लिमिट तक वो सह पाएगा जिसे हम कहते हैं फैटिग स्ट्रेंथ, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। अगला है तीसरा पॉइंट, क्रोम और निकल, इसको डालने से क्या फर्क पड़ेगा, तो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है स्टील की वो अच्छी होगी, बट इट इम्प्रूव्स रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर आल्सो, और साथ ही साथ जो हमारा टेम्परेचर को रेजिस्ट करने का जो इसका है पावर वो भी बढ़ेगा, ठीक है, यानी हाई टेम्परेचर में भी स्टील सरवाइव कर जाएगा। मान के चलिए राजस्थान में कोई ब्रिज बन रहा है जहाँ पे स्टील के गर्डर डल रहे हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा होगा। अगला है एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, कुछ मात्रा में आप कॉपर मिला के इसमें क्या कर सकते हैं, कोरोजन से इसे बचाया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टील की। दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल एक होती है मैकेनिकल। फिजिकल में जैसे यूनिट मास स्टील का कितना होता है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको फील्ड में भी काम आएगा, जैसे आप जा रहे हैं साइट पे, आपको 12 mm डाया का कोई सरिया दिया है, ठीक है, मेनली जितने भी बार्स होते हैं उनका लेंथ होता है 12 मीटर। अब मान के चलते हैं कि 10 mm डाया का आपका सरिया है, 12 मीटर जिसकी लेंथ है, आप बताइए उसका वजन कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेंसिटी इनटू में उस बार के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस बार का जो वजन है वो हमें मिल जाएगा केजी। तो ये फॉर्मूला आगे आपको काम आएगा फील्ड में जब आपको बार्स का वेट निकालना होगा। इसके बाद है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आएगा, 2 × 10⁵। अगला पॉइजनस रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखा था, इसकी वैल्यू 0.3 है यहाँ पे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम जी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू गिवन है। अगला कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो वैल्यू होता है, सॉरी, इसका जो वैल्यू होता है वो होगा 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जैसे कि यील्ड स्ट्रेस। मैकेनिकली क्या क्या चीजें होंगी उनमें, जैसे कि यील्ड स्ट्रेस हमारा पहला आ जाता है, दूसरा हमारा टेंसाइल और अल्टीमेट स्ट्रेस, तीसरा आ जाता है मैक्सिमम परसेंटेज इलोंगेशन, कहाँ तक वो इलोंगेट हो सकता है, मतलब उसकी डक्टिलिटी कितनी है। अगला है हमारा नॉच टफनेस। अच्छा, यहाँ पे गॉज लेंथ का मतलब क्या है, जब हम यूटीएम मशीन पे जब हम चेक करते हैं बार को कि वो कितना हमारा लोड पे वो टूट हो जाता है, ब्रेक, उसका नेक ब्रेक हो जाता है, तो उसमें हम जो बार यूज करते हैं उसके लेंथ को हम कह रहे हैं यहाँ पे गॉज लेंथ, तो उसी को हम लगाएं, उसके लेंथ को हम कह रहे हैं गॉज लेंथ, उसे हम यूटीएम मशीन पे लगाएंगे और जब हम उसे इलोंगेट करेंगे तो हमारा आएगा परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, और ये भी उसकी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज।
इसके बाद आता है कि रोल्ड स्टील सेक्शन। अब बात करते हैं हम सेक्शन कितने तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा आई सेक्शन, फिर होता है एक रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, फिर एंगल, टी और स्टील बार्स और स्टील ट्यूब्स। सबसे पहले बात करते हैं आई सेक्शन की। आई सेक्शन आपको इस फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्या, फ्लेंज। और यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है इसे कहते हैं हम वेब। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लेंज और ये है हमारा वेब। अब इसमें देखिए, पहला सेक्शन है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम ISJB, फिर है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम ISWB और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम ISHB। इंडिया में बेसिकली दो बीम मैन्युफैक्चर होते हैं, बी और सी, यानी ISLB एंड ISMB। इसके बाद बात करते हैं हम चैनल सेक्शन। चैनल मतलब आ जाएगा आपका सी सेक्शन। सी सेक्शन में आता है ISJC, ISLC, ISMC, ISSSC और ये सारे जो हैं इसके फुल फॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, आप रीड कर सकते हैं। इसमें भी ये चीज़ क्या कहलाएगा, फ्लेंज, और यहाँ से यहाँ तक जो ये पार्ट है इसे कहेंगे हम वेब। तो यहाँ पे है हमारा सी सेक्शन हो गया। इसके बाद है हमारा एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन मतलब होता है एल टाइप का सेक्शन। अब इस एल टाइप में दो टाइप के एंगल सेक्शन होंगे। एक होगा इक्वल एंगल। इक्वल एंगल मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इक्वल होगा। एक होगा अनइक्वल, जिसमें ये हिस्सा ज़्यादा होगा और ये हिस्सा कम होगा, इसे हम कहते हैं अनइक्वल सेक्शन। लॉन्ग लेग होगा, एक होगा हमारे पास शॉर्ट लेग। ठीक है, इसके बाद आता है कि इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार। अब हम टी सेक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें आ जाता है ISNT, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, फ्लेंज टी बार, लेग्ड टी बार। अच्छा, नॉर्मल टी बार तो हो गया हमारा नॉर्मल, जैसे कि यहाँ पे है आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें नॉर्मल टी बार है हमारे पास। ठीक है, अब लेकिन हम बात करें अगर इसकी फ्लेंज टी बार की। फ्लेंज मतलब क्या हुआ, हैवी फ्लेंज मतलब उसका जो ये हिस्सा होगा, ये जो ऊपरी सरफेस देख रहे हैं आप, ये इसे हम फ्लेंज कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, वेब। तो ये जो हिस्सा होगा ये थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ होगा, तो इसे हम कहेंगे हैवी फ्लेंज। तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या, ISHT, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी फ्लेंज टी बार। एक होगा स्पेशल लेग टी बार, यानी कि उसका जो वेब होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एक है लाइट टी बार जो कि हल्का होगा थोड़ा, और जे टी बार यानी ISJT यानी कि जूनियर टी बार। इसके बाद आता है रोल स्टील बार्स, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। राउंड बार यानी कि सर्कुलर इन शेप होगा हमारा ये जो स्टील बार होगा, जो जनरली हम साइड पे देखते हैं। और एक होगा स्टैंडर्ड स्क्वायर बार, जो जिसका जो शेप होगा वो स्क्वायर होगा। इसके बाद आता है रोल्ड स्टील ट्यूब्स। रोल्ड स्टील ट्यूब्स क्या है, तो रोल्ड स्टील ट्यूब्स है हमारा जैसे कि हम कहीं पे बोरहोल कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि हमें एक हैंडपंप लगाना है जमीन में, तो हम कई मीटर तक बोरहोल खोदेंगे। उसको करने के लिए हमारे पास होंगे रोल्ड स्टील ट्यूब्स। ठीक है, अब जो नॉमिनल बोर होगा हमारा 40 mm डाया होगा मिनिमम। ठीक है, वो अगर दे देते हैं तो हमारा आउटर डाया क्या होगा, जैसे कि हमारा जो पाइप है उसका इंटरनल डाया, नॉमिनल डायर मतलब इंटरनल डाया, वो होगा 40 mm और आउटर डाया होगा 48 mm। और उसकी जो थिकनेस होगी किसी किसी में लाइट अगर सेक्शन है हमारा, जो ट्यूब है अगर हमारा लाइट सेक्शन का है तो उसमें थिकनेस होगा 3 mm के करीब, मीडियम है तो 3.25 और अगर हैवी है तो 4.05। ये वेट पर लेंथ है और यहाँ पे है आपका दे रखा MI और यहाँ पे K दे रखा है वैल्यू, इन सभी की वैल्यूज गिवन है। इसके बाद है कि हमारा रोल्ड स्टील प्लेट, जो कि नॉर्मली यहाँ पे इसकी वैल्यूज दी हुई है, इतने इतने mm थिकनेस की होगी आपके पास। यहाँ पे रोल्ड स्टील फ्लैट्स हैं, प्लेट की तरह ही होता है, और एक है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स तो ये सब अलग अलग सेक्शंस हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा बहुत मेन चीज जो कि है हमारा कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन की हम कितने टाइप के कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम दो प्लेट्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है, दो वेब को जोड़ रहे हैं, दो फ्लेंज को जोड़ रहे हैं, या फिर फ्लेंज टू वेब कनेक्शन दे रहे हैं, तो उसमें 3 टाइप के हम कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, रिविट, बोल्ट एंड वेल्ड। जो कि इसके जस्ट अगला जो पार्ट होगा कनेक्शन होगा हमारा चैप्टर, जिसमें मैं बताऊंगा इन तीनों के बारे में, फुल्ली एक्सप्लेन होगा।
अभी हम बस इसके नाम पढ़ लेते हैं कि रिविट होता है, एक बोल्ट होता है, एक वेल्डेड कनेक्शन। अब आ जाते हैं लोड पे। लोड कितने टाइप के होते हैं? हमने आरसीसी डिजाइन पढ़ा होगा। अब आ जाते हैं लोड पे। जनरली आपने पढ़ा होगा लोड आरसीसी डिजाइन में कितने तरह के होते हैं, बट मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। पहला होता है डेड लोड, यानी कि सेल्फ वेट ऑफ मटेरियल। जैसे कि हमारा अगर गर्डर लग रहा है, ठीक है, आई सेक्शन का, तो उसका एक सेल्फ वेट होगा जिसे हम कहेंगे डेड लोड। दूसरा है इम्पोज्ड लोड। इम्पोज्ड लोड क्या होगा? जो उस पर अलग से लग रहा है। मान के चलिए ब्रिज है बना हुआ, उस पर से ट्रेन गुजर रही है, तो उस पर अलग से लोड लग रहा है, जिसे हम कहेंगे इम्पोज्ड लोड। इसके बाद आता है विंड लोड। अगर जैसे कि चिनाब ब्रिज कश्मीर में बना हुआ है, चिनाब रिवर पे, तो उसमें वो काफी हाइट पे है, काफी हाइट पे, जिसपे कि विंड का जो प्रेशर है वो उसे भी झेल रहा है, तो उसे हम कहेंगे विंड लोड, यानी उसका भी जो हवा की जो तेज गति है उसे भी वो झेल रहा है, तो उसे हम कहेंगे विंड लोड यहाँ पे। अगला आता है अर्थक्वेक लोड। अब जापान जैसा शहर है, वहाँ पे अगर कोई ब्रिज वगैरह बन रहा है, ऑब्वियसली वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया। फिर दिल्ली है जिसका कि जोन 4 में जो कि आता है दिल्ली हमारा, तो यहाँ पे जो है अर्थक्वेक लोड भी कंसिडर किया जाता है स्ट्रक्चर बनाने से पहले। तो ये अर्थक्वेक लोड है। अगला है इरेक्शन लोड। अच्छा, एक और चीज की, अर्थक्वेक लोड जो होता है वो नेगेटिव लोड भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि जनरली हमारा जो लोड होता है बिल्डिंग पे वो ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, लेकिन जो अर्थक्वेक लोड है, जब अर्थक्वेक आता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, जिसे इसलिए इसे नेगेटिव लोड भी कहा जाता है। अगला आता है इरेक्शन लोड। ठीक है, इरेक्शन लोड है। इसके बाद एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब हो जाता है कि एकदम से, जैसे गाड़ी चल रही है और एकदम से हाईवे के किसी कोने से टकरा गई, इम्पैक्ट पड़ गया उस पर एकदम से, तो एक्सीडेंटल लोड हो गया। सेकेंडरी इफेक्ट, यानी अलग से कोई इफेक्ट आ रहा है जो लोड से बाहर से, मतलब लोड की वजह से नहीं, किसी अलग रीजन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी इफेक्ट। अब बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे, कि ये रहा डेड लोड। डेड लोड जो मैंने बताया वही चीज इसमें, इतना यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है कि उसका सेल्फ वेट जो होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला लोड जो हमने पढ़ा, इम्पोज्ड, यानी अलग से जो उस पर लग रहा है, जैसे लाइव लोड, उसका मतलब कोई ट्रेन वहां से गुजर रही है। क्रेन लोड, जब बिल्डिंग बन रहा है तो उस पर क्रेन का भी एक लोड होगा। स्नो लोड, मान के चलिए बिल्डिंग बन चुकी है, उसके ऊपर जो है बर्फबारी हो रही है, कश्मीर में बिल्डिंग है तो स्नो का लोड होगा। डस्ट लोड, यानी कोई धूल मिट्टी जमा है। हाइड्रोस्टैटिक एंड अर्थ प्रेशर, ठीक है, यानी कि अर्थ का प्रेशर पड़ रहा है उस पर हाइड्रोस्टैटिकली। और एक है इम्पैक्ट लोड और हॉरिजॉन्टल लोड। अब हाइड्रोस्टैटिक अर्थ प्रेशर एक बार देख लेते हैं, नीचे दे रखा होगा यहाँ पे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे होगा हाइड्रोस्टैटिक लोड, ये रहा अर्थ प्रेशर। इसमें क्या है, कह रहा कि ऐसे लोड जो कि फुल्ली बिलो द ग्राउंड लेवल लगते हैं, जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन पे किसका प्रेशर लग रहा होगा, सॉइल का, तो वो हमारा कहलाएगा हाइड्रोस्टैटिक अर्थ प्रेशर, ठीक है, ये लोड में आएगा। इसके बाद देखते हैं अगला लोड हमने पढ़ा था, अर्थक्वेक हो गया था। इम्पैक्ट एंड कोलिजन, ये क्या चीज है? अर्थक्वेक लोड है, इसी के अंदर आता है हमारा सेस्मिक कोफिशिएंट मेथड, रिस्पांस मेथड, ये सब ऊपर ऊपर से पढ़ना है। एक्सीडेंटल लोड, एक्सीडेंटल लोड क्या होता है? इम्पैक्ट एंड कोलिजन की वजह से जो, दूसरा एक्सप्लोजन की वजह से, और तीसरा फायर की वजह से। इम्पैक्ट एंड कोलिजन की वजह से कैसे? जैसे कि एकदम से गाड़ी चल रही है, टकरा गई तो इम्पैक्ट पड़ा वो। दूसरा एक्सप्लोजन, जैसे कि कोई मटेरियल है जो कि टकराने से या किसी कारणवश से ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे, जिस वजह से क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, उसके लोड को भी हम एक्सीडेंटल लोड में कंसीडर करेंगे। जैसे अभी चेनाब ब्रिज बना है तो कह रहे हैं कि वो एक्सप्लोजन प्रूफ है, तो एक्सप्लोजन प्रूफ उसे कैसे बनाया गया? वहाँ पे जो आपने, आप देखिएगा वहाँ पे जो सरिये, वहाँ पे जो गर्डर्स का इस्तेमाल हुआ है उनका थिकनेस तकरीबन 63 mm लिया गया, जो कि बहुत ही हाई थिकनेस है। यानी वहाँ पे एक बार अगर वो ब्लास्ट भी करेगा तो थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर लेगा, तो वो जो लोड है ना वो एक तरह से एक्सीडेंटल लोड में कंसिडर होगा, ब्लास्ट लोड जो होगा, जब वो ब्लास्ट होने के बाद अगर लोड जो उस पर पड़ेगा एक्सप्लोजन के बाद, तो वो कहलाएगा एक्सीडेंटल लोड में आएगा। तीसरा है फायर, जैसे कहीं पे आग लगती है तो उसका भी एक तरह से लोड पड़ता है, क्योंकि देखिए आग है, जल रहा, प्रेशर क्रिएट होगा, ऑब्वियसली वो भी एक लोड वहाँ पे क्रिएट
सेकेंडरी इफेक्ट क्या होता है, जो मैंने अभी ऊपर नहीं बताया था आपको, यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। ये क्या चीज होता है, जैसे मान के चलिए ब्लैक कॉटन सॉइल है या कोई ऐसा सॉइल है जिसका कि जो मिट्टी है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। यानी जब आपने मकान खड़ा किया तो एक तरफ से मकान झुक गया, एक तरफ से उठ गया। इस टाइप का जो सेटलमेंट होता है ना, उसे हम डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, जो कि बहुत खराब होता है। और यहाँ पे हम कौन सा फाउंडेशन यूज करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा होगा, ऐसे कंडीशन में हम राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अगला है डिफरेंशियल शॉर्टनिंग ऑफ कॉलम, ठीक है। अब एक कॉलम लंबा है, एक कॉलम छोटा रह गया तो ऑब्वियसली बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी। ये सारे इफेक्ट डालेंगे बिल्डिंग पे, जो कि सेकेंडरी इफेक्ट में आएगा। तीसरा इसेंट्रिक कनेक्शन, जैसे कि पिलर है, पिलर पे लोड पड़ रहा है बट उसके सेंटर में ना जाके थोड़ा सा साइड में पड़ रहा है, उसे हम कहते हैं इसेंट्रिक कनेक्शन, इसेंट्रिक लोड, उसे हम इसेंट्रिक लोड कहते हैं। और वही चीज यहाँ पे बताया जाए, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा आपने कि एक होता है इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड क्या होता है कि जब कोई भी पिलर है जिसके सेंटर पे लोड ना लग के थोड़ी सी दूरी पे लगता है लोड, उसे हम कहते हैं इसेंट्रिक लोड। और वही चीज यहाँ पे सेकेंडरी इफेक्ट क्रिएट करेगा। इसके बाद है रिजिडिटी ऑफ जॉइंट डिफरिंग फ्रॉम डिजाइन assumptions, यानी कि जो हमने assumptions एज्यूम डिजाइन करने से पहले हम कुछ assumptions लेके चलते हैं, वो हमने सही ढंग से लिए नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजिडिटी आ जाएगी जॉइंट्स में। तो ये सारे जो है इफेक्ट्स हैं जिन्हें हम सेकेंडरी इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सभी टाइप का आपको लोड्स बता दिया। डेड लोड क्या होता है, सेल्फ वेट इम्पोज लोड जो अलग से लग रहा है, विंड लोड जो हवा की वजह से लग रहा है, अर्थक्वेक लोड जो भूकंप की वजह से लग रहा है, इरेक्शन लोड भी बता दिया, एक्सीडेंटल लोड क्या होता है, सेकेंडरी इफेक्ट कैसे पड़ सकता है बिल्डिंग पे, सारी कंडीशंस हो चुकी है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर वाचिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड आप बताइएगा इसके अलावा आपको किन किन टॉपिक्स पे चाहिए वीडियो, तो मैं आगे का लाऊंगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में होगा हमारा जो अगला चैप्टर है कनेक्शन। कनेक्शन में मैं सबसे पहले बताऊंगा रिविट कनेक्शन, जिसके कुछ फॉर्मूलेज लिखवाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल, देन हमारा होगा बोल्ट कनेक्शन, फिर होगा वेल्डेड कनेक्शन। तो लाइन बाय लाइन हमारा चैप्टर चलता रहेगा। आज हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।